नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। माफ करेगा, हमें 2 मिनट थोड़ी देरी से शुरू करना पड़ा, कुछ आवश्यक कारणों की वजह से। आज हम बातचीत करेंगे दरअसल एक बार फिर से पंजाब चुनाव को लेकर और साथ ही साथ पंजाब चुनाव में जिस तरीके से दलित मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को कमान दी गई है, उसके बाद से इसका क्या असर पड़ सकता है पंजाब की राजनीति पर। क्या कांग्रेस की किस्मत बदल सकती है? क्या कांग्रेस वहां जिसके बारे में अभी कहा जा रहा था कांग्रेस की हालत पतली है, क्या उसमें कुछ बेहतरी हो सकती है? क्या चरणजीत सिंह चन्नी अपने साथ दलितों का वोट ला सकते हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी चरणजीत सिंह चन्नी के बहाने क्या देश भर के अंदर एक नया दलित नैरेटिव गढ़ सकते हैं? और क्या कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने खोए हुए वोट बैंक को लाने की कोशिश में कामयाब हो सकती है? क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला अपने आप एक बड़ा फैसला है, एक दलित चेहरे को आगे रखने का फैसला एक बड़ा फैसला है, क्योंकि इस वक्त देश में शायद कोई दूसरा दलित मुख्यमंत्री नहीं है। इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी गुजरात के दलित नेता जिग्नेश मेवाड़ी को भी अपनी पार्टी में लाने की कोशिश कर रही है, जो युवा हैं, दलित नेता हैं। अभी फिलहाल वो इंडिपेंडेंट एमएलए है, लेकिन उनके बारे में कहा जा रहा है कि 2 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो एक जमाने में जिसके बारे में कहा जाता था कि ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम एक कांग्रेस पार्टी का बड़ा ही मजबूत वोट बैंक हुआ करता था, जिसके बल पर कम से कम आजादी के बाद 1990 तक उन्होंने एक छत्र राज देश के ऊपर किया था। लेकिन उसके बाद मंडल कमीशन की राजनीति हुई, मंडल कमीशन के 27% आरक्षण को लागू किया गया और कांग्रेस पार्टी का जो अपना वोट बैंक था वो धीरे धीरे टूटने लगा। इससे बहुत कुछ हाथ बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन का भी था। तो ऐसे में आज जो हम चर्चा करेंगे वो चर्चा इस बात को लेकर करेंगे कि क्या कांग्रेस पार्टी जो दलित चेहरा सामने रखा है, क्या ये अपने आप में एक बड़ा कार्ड साबित हो सकता है पूरे देश के अंदर, पंजाब के अलावा भी। इसी पे करेंगे चर्चा और खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान है, हमारे साथ इस वक्त चंडीगढ़ से जुड़ रही हैं चंद्रसुता डोगरा, जो वरिष्ठ पत्रकार है, एक जमाने में इनका आम आदमी पार्टी से भी जुड़ी रही। उसके साथ ही साथ रविकांत जी हैं, प्रोफेसर, लखनऊ विश्वविद्यालय में दलित चिंतक है। अशोक वानखेड़े जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, और उर्मिलेश जी एक लंबे समय तक तो नहीं लेकिन कुछ समय तक जरूर चंडीगढ़ में वो वहां पर थे और पंजाब की रिपोर्टिंग उन्होंने की थी। उर्मिलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उर्मिलेश जी, मैं चाहूंगा कि आप अपना कैमरा थोड़ा सा और करीब आ जाए, क्योंकि बहुत छोटे दिखाई पड़ रहे हैं। जरूरी है कि जब आप बोले तो लोग आपको बहुत कायदे से देखें और आपसे रूबरू हो सके। तो अशोक जी, मेरा पहला सवाल ये कि क्या जो चन्नी को बनाने का जो फैसला है, इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? हालांकि अभी कुछ मरमरिंग दिखाई पड़ रही, सुनाई पड़ रही है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको कह रहे हैं भाई कांग्रेस पार्टी तो एक डैमेज कंट्रोल मैकेनिज्म है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि दरअसल एक रेवोल्यूशनरी कार्ड साबित हो सकता है, न केवल पंजाब में बल्कि पंजाब के बाहर एक दलित नैरेटिव पे सेट हो सकता है। देखिए आशुतोष जी, ये तो खुद स्वयं मुख्यमंत्री जिन्होंने शपथ ली उन्होंने ही आज कहा कि एक क्रांतिकारी कदम है और क्रांतिकारी नेता है राहुल गांधी ने, जिन्होंने एक क्रांतिकारी कदम उठाया। मुझे लगता है कि देश में जितनी भी राजनीतिक दल है उसमें एक कांग्रेस को एक तो एडवांटेज ये मिलता है कि उन्होंने अभी तक 3 दलित चीफ मिनिस्टर दिए। एक तो पहाड़िया थे राजस्थान में, एक सुशील कुमार शिंदे महाराष्ट्र में, और अभी एक पंजाब में एक मुख्यमंत्री दिया। लेकिन ये तीनों जगह ये कोई बाय चॉइस नहीं था, ये बाय कंपल्सन था। यदि बीजेपी ये नहीं कहती कि हम दलित को उप मुख्यमंत्री पद देंगे, यदि अकाली दल ये नहीं कहते कि बीएसपी के साथ हम टाई अप कर रहे हैं और अकाली दल भी वहां पे दलित को उप मुख्यमंत्री पद देंगे, तो ये उसके वजह से है। सुशील कुमार शिंदे मुख्यमंत्री रहे मराठों के भरोसे, सरकार मराठे चलाते रहे, वो मुख्यमंत्री रहे। आज ये मुख्यमंत्री है, सरकार कौन चलाएगा? क्या किसी मुख्यमंत्री ने, दलित मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र के या किसी भी जो 3 मुख्यमंत्री दलित जो दिए हैं कांग्रेस के, उन्होंने वाकई दलित समाज के लिए आउट ऑफ वे जाके कुछ किया है? नहीं किया। वो सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, वो अपने आप को महिमान्वित करते हैं कि ये टोकनिज्म है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये मजबूरी है, कंपल्शन है, टोकनिज्म है। क्या कोई ऐसा राज्य है जहां दलितों का परसेंटेज मात्र 2 है, 2% दलित है, लेकिन वह एक नेता बहुत काबिल है, दलित नेता, तो उसको मुख्यमंत्री बनाया गया हो? ऐसा कई उदाहरण दिखता है? आप दलितों को मुख्यमंत्री बनाते इसलिए हैं क्योंकि आपको चुनाव में उसके वोट चाहिए होते हैं। आज करीब करीब 32% जो 2011 की तरफ से यदि जनगणना को हम देखें
तो 32% वहां पे सबसे बड़ा जो तकबा है पंजाब में वो दलितों का है। बहुजन समाजवादी पार्टी ने अकाली दल से टाइप किया तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को पसीना आ गया। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी, जिसका दलित एक वोट बैंक है ऐसा वो मानते हैं, तो वो भी एक दलितों को टारगेट कर रहे हैं। ऐसे में आपने उप मुख्यमंत्री बोला, हमने तो दलित मुख्यमंत्री ही दिया है, लेकिन क्या ये दलित मुख्यमंत्री वाकई दलितों के लिए आउट ऑफ वे जाके काम करेगा? आज उत्तर प्रदेश में ठाकुर मुख्यमंत्री है तो सारे थाने ठाकुरों के हैं, ठाकुरों के लिए वहां प्रिविलेज मिलता है। उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ हमारे साथ है, मित्र हमारे बड़े भाई है, तो क्या ऐसा दलितों को वर्चस्व मिलेगा क्या आने वाले 6 महीने में? पंजाब में नहीं मिलेगा, क्योंकि अधिकार सारे जो सामने पपेट बिठा के रखा है। आप दलित को राष्ट्रपति बनाते हैं, अधिकार कुछ नहीं होते उनके। वो राष्ट्रपति जो अपने पड़ोस में रहने वाले लखनऊ के या कानपुर के अपने पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति को एक बेड तक नहीं दिलवा पाते कोविड के क्राइसिस में, ये अधिकार है हमारे राष्ट्रपति के। लेकिन हम कहते हैं कि हमने दलित को राष्ट्रपति बनाया। इस देश को, देश आजाद हो गया तब से आज तक दलितों को एक वोट बैंक समझा है, एक टोकनिज्म उनको रिप्रेजेंटेशन दिया है, और उसी पे उसको खुश करने की बात होती है। और उनका यूज होने के बाद उनको, जैसा खाने के पहले पत्तल लगाते हैं लोग, पत्तल से बड़ा प्यार करते, बड़े अपने संजोग से रखते हैं, तो एक बार खाना हो गया उस पत्तल को उठा के फेंकने के लिए भी आपको दलित चाहिए, क्योंकि वो भी आप समझते हैं कि ये हमारे कैलिबर का काम नहीं है पत्थर उठा के फेंकना। इस देश में दलितों की स्थिति ये हो गई। हाँ, मायावती मुख्यमंत्री बनी, मायावती दलित रिप्रेजेंटेशन किया, वो पार्टी दलितों की थी। लेकिन फिर जैसा ही कोई दलित मुख्यमंत्री बनता है, वो सत्ता का जो नशा है उसको सवर्ण बनाता है। दलित मुख्यमंत्री कभी दलित नहीं रहता, वो सवर्ण हो जाता है। सत्ता उसको सवर्ण करती है, अधिकार उसको सवर्ण करते हैं, और फिर वो दलितों के बीच में ही दलितों को कम समझने लगता है, और फिर दलित वही के वही रहते हैं। हमने 1947 से लेकर आज तक राजबाबू जगजीवन राम देखे, हमने आंबेडकर का नाम देखा, हमने शाहू महाराज का देखा, हमने ज्योतिबा फुले का नाम बिकते हुए देखा, हमने कांचीराम जी को देखा। कांचीराम जी जो DS4 लेके आए थे, वो जैसी राजनीति में पार्टी बहुजन समाज पार्टी परिवर्तित हुई, लोगों ने तो दिया, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश के दलितों का उत्थान हुआ? आज यदि उत्तर प्रदेश के दलित को आज भी घोड़े पे अपनी बारात निकालने के लिए प्रताड़ित किया जाता है, और आज भी दलित की लड़की पीड़ित जो बलात्कार होने के बाद रात को जलाई जाती है, तो फिर मायावती के 5 साल तो जो भी मायावती ने शासन किया, वहां वो कहां सामाजिक परिवर्तन हो गया? ये तो टोकनिज्म है, इसमें मैं कोई बदलाव नहीं मानता। और कम से कम बाकी नेता पॉलिटिकल पार्टी टोकनिज्म करती है, बीजेपी तो वो भी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी ने मात्र आज तक एक राष्ट्रीय अध्यक्ष दिया है, वो भी 1 साल के लिए, उसको भी एक करप्शन के चार्ज में निकाल गया, तो कोई डिफेंड करने वाला नहीं था। बाकी सारे सवर्ण यहां से वहां तक है। भारतीय जनता पार्टी की उत्पत्ति जो है वो जनसंघ से हुई है, और जनसंघ की उत्पत्ति संघ से हुई है। संघ ने आज तक बगैर ब्राह्मण के कोई संघ चालक नहीं दिया, एक रज्जू बाबू छोड़ा तो जहां से गंगोत्री ही ऐसी निकल रही है, वहां दलितों के लिए कुछ करे, कोई समझ में नहीं आता। कांग्रेस हमेशा दलितों का उपयोग करते आ रही है, और यही होता आ रहा है। ठीक है अशोक, जो बात आपने कही, हालांकि इसको मानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी ने अपने प्रधानमंत्री काल में उन्होंने एक दलित को राष्ट्रपति बनाने का काम किया। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने इसके पहले ये काम कर चुकी है। लेकिन जो बात आप सवाल उठा रहे हैं कि क्या दलितों को पद देने मात्र से सामाजिक उत्थान की जो उनकी लड़ाई है वो तेज होती है, क्या उनको सम्मान मिलता है या नहीं मिलता? चंद्रसूता जी, जो चरणजीत सिंह चन्नी है, क्या उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या ये माना जाए कि वो मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर होंगे, कुछ लोग पीछे से सरकार चलाएंगे? और क्या जो 32% दलित है पंजाब का, अपने आप को एम्पावर्ड फील करेगा या नहीं फील करेगा? देखिए, जैसे अशोक जी ने कहा कि मोस्टली टोकनिज्म होता है जब भी दलित को कोई भी इम्पोर्टेंट ओहदा दिया जाता है। और पंजाब में जिस तरह से चरणजीत चन्नी को बनाया है मुख्यमंत्री, वो तो साफ साफ पता जाहिर ही हो रहा है। फर्स्टली कांग्रेस की पहली जो चॉइस थी वो था हिंदू किसी वजह से सुनील जाखड़ नहीं बन पाए, तो उन्होंने जट सिख रंधावा जी को की तरफ चॉइस की। जब वो भी नहीं हो पाए, वो इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि नवजोत सिद्धू को वो पसंद नहीं थे, और उनको लगा कि ये मुझे शायद मेरी बात नहीं मानेंगे या कैसे भी। सो देन फाइनली एक कॉम्प्रोमाइज चॉइस
एक कॉम्प्रोमाइज चॉइस चरणजीत चन्नी को बनाया गया। तो कांग्रेस तो चाहती ही नहीं थी, वो तो मजबूरी में उनको बनाना पड़ा। तो एक किस्म से टोकनिज्म भी नहीं है। और इसका एक सीधा सीधा जो एविडेंस है, जो प्रूफ है, वो ये है कि अभी वो मतलब स्वेरिंग रावत इन साहब भी का नहीं ट्वीट। हुई है, और रावत साहब का वो आ गया जो वो कह रहे हैं कि हमारा चेहरा तो नवजोत सिद्धू होंगे। और उसी से जाहिर हो गया कि किसकी कितनी चलेगी। और ये क्लियर है कि कांग्रेस पार्टी नवजोत सिद्धू को ही अपना चेहरा लेके आगे चुनाव में जाएंगी। और जो ये 4-5 महीने हैं चुनाव के पहले के, इसमें उनकी ही मर्जी चलेगी, पंजाब में उन्हीं का एजेंडा आगे चलेगा। और चरणजीत चन्नी मजबूर हो जाएंगे कि मुझे नवजोत सिद्धू के ही कहने पे चलना होगा। तो वो टोकनिज्म भी नहीं हुआ एक किस्म से, मतलब इट इज जस्ट अ शैम, एक दलित को कहने के लिए बना दिया हुआ है। और ये भी देखना पड़ेगा कि चरणजीत चन्नी रामदास ये हैं जो एक अपने आप में एक दलितों में भी एक पावरफुल कम्युनिटी है। पंजाब के दलित भी 3-4 मतलब बहुत सारी उनकी अलग अलग कास्ट हैं, लेकिन जो 3-4 बड़े बड़े धड़े हैं उसमें से रामदासिये, रविदासिये ये थोड़े से पावरफुल हैं और इकोनॉमिकली भी वेल ऑफ हैं। इनमें से कई लोग बाहर गए हुए हैं, द्वाबा एरिया में स्पेशली बाहर जाके, और खूब अच्छे ये इकोनॉमिकली संपन्न हो गए हैं। तो ये जरूर असर्टिव है, रामदासिये, रविदासिये ये बहुत असर्टिव दलित्स हैं। और ये जट सिखों को चैलेंज भी करते हैं क्वाइट ऑफन। द्वाबा में बड़े राइट्स भी होते हैं, कई बार लड़ाइयाँ होती है, कॉन्फ्लिक्ट होती है इसी इससे, क्योंकि अब दलित इकोनॉमिकली प्रॉस्परस मतलब अच्छे हो गए हैं, बड़े बड़े आलीशान घर बनते हैं उनके। तो वो जाट सिख जो अपने आप को ट्रेडिशनली एक मजबूत और बड़ी पावरफुल कम्युनिटी है पंजाब की, वो पसंद नहीं होता, वो कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। दूसरी तरफ है, सॉरी माफ करिएगा, मेरा सवाल आपको मेरा सवाल आपको ये है कि क्या इनको चन्नी को बनाने का जो 32% पंजाब के अंदर जो दलित हैं, क्या वो कंसोलिडेट हो सकते हैं कांग्रेस पार्टी के पक्ष में? बहुत मुश्किल है जी, क्योंकि आज तक पंजाब का दलित कभी किसी एक पार्टी के पीछे कंसोलिडेट हो ही नहीं पाया। वाल्मीकि भी हैं, मजहबी सिख भी हैं, रविदासिये भी हैं, अलग अलग। बहुजन समाज पार्टी भी कभी इनको एक छतरी के नीचे कभी भी नहीं लेके आ पाई। ये जरूर है कि मेजॉरिटी मतलब काफी हद तक दलित इनके साथ, कांग्रेस के साथ रहे हैं, स्पेशली द्वाबा एरिया में। लेकिन अब जब अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ है, तब देखना पड़ेगा कि किस तरह से, क्योंकि दलित वोट अभी भी ऐसे लग रहा है कि बटेगा अलग अलग पार्टीज में, कुछ कांग्रेस में जाएगा, कुछ वहां दलित वोट बटेगा। हाँ जी, उर्मिलेश जी, डिप्टी सीएम बनाना एक अलग बात होती है, डिप्टी सीएम बनाने का वायदा करना एक अलग बात होता है, बीएसपी के साथ गठबंधन करने का एक अलग सवाल होता है। लेकिन अगर आप दलित तबके से किसी व्यक्ति को अगर आप मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो क्या इसके राजनीतिक अर्थ अलग नहीं होते हैं? उर्मिलेश जी, आप अपने को अनम्यूट करना पड़ेगा, अपने को अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा उर्मिलेश जी। हाँ, आप नाउ इट्स ओके। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आशुतोष, जहां तक मुख्यमंत्री पद का प्रश्न है और डिप्टी चीफ मिनिस्टर का, निश्चित रूप से एक बड़ा फर्क है, क्वालिटेटिवली बिल्कुल गुणात्मक रूप से फर्क है, क्योंकि लीड रोल में नेतृत्वकारी भूमिका में मुख्यमंत्री होता है। और मुझे लगता है कि पंजाब की हिस्ट्री में भी एक नया पहलू यह है, क्योंकि इसके पहले हमने देखा कि दलित कम्युनिटी के बड़े बड़े नेता रहे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, और दूसरी कुछ पार्टीज में भी रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में तो काफी रहे हैं। लेकिन किसी को मुख्यमंत्री का पद नहीं मिला। बूटा सिंह साहब गवर्नर रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, बड़े बड़े ओहदों पर रहे, लेकिन बूटा सिंह को भी नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि चन्नी को ये बात सही है कि चरणजीत सिंह चन्नी शुरू में उनका नाम नहीं था या नहीं रहा होगा। हम बहुत सारी चीजों को अंदाज से भी कह सकते हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में हम ये भी कह सकते हैं
कि नहीं यही सच है। और जो हम पत्रकार लोग हैं वो बहुत सारी चीजें स्पेकुलेट भी कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें हम मान कर, अब जैसे उदाहरण के तौर पे उस दिन रंधावा साहब का नाम सारे टेलीविजन चैनलों ने ऑलमोस्ट अनाउंस कर दिया कि भाई हो गए। फिर लोगों ने कहा कि नहीं ये नहीं, अगर सुनील जाखड़, फिर कहा अंबिका सोनी। आई मीन इतने सारे सूत्रों के हवाले से खबरें आई। लेकिन मेरा ये कहना है कि चाहे जैसे भी हुआ हो, चरणजीत सिंह चन्नी का नाम कांग्रेस पार्टी ने डिसाइड किया, एक फैक्ट है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि बेनिफिट कांग्रेस को होगा। कांग्रेस पार्टी का इतिहास दलित समाज के प्रति ही नहीं, ओबीसी कम्युनिटी के बारे में भी अगर देखा जाए, पूरे हिंदी हार्टलैंड में देखिए तो बहुत निगेटिविटी से भरा रहा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश, बिहार में भी, जहां की 54-55% से ज्यादा ओबीसी हैं, उन्हें ओबीसी मुख्यमंत्री तक नहीं बनाए लंबे समय तक। और जब एक बार दो बार के कहीं बनाए भी तो तत्काल उनको पद से हटा दिया था। बिहार का उदाहरण इसका है। बिहार में आप जानते हैं दारोगा प्रसाद राय हों या दूसरे और मुख्यमंत्री हों, वो 5 साल भी नहीं चल पाए थे। और आप मंडल साहब का नाम लीजिए, इनको तो मुख्यमंत्री बनने ही नहीं देना चाहा कांग्रेस ने, उनको अलग पार्टी बनानी पड़ी थी। तो मेरा यह कहना है कि कांग्रेस का इतिहास निश्चित रूप से अपर कास्ट का के प्रति जो एक स्ट्रांग जो एसोसिएशन कांग्रेस का रहा है उससे भरा रहा। उन्होंने अपनी ऐतिहासिक रूप से अन्याय किया उत्पीड़ित जातियों के प्रति, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आज की तारीख में उन्होंने पंजाब में एक ऐसा काम किया है, अब आप कह लीजिए कि इन कारणों से किया, उन कारणों से किया, लेकिन किया। और ये जो किया है, मुझे लगता है कि उसको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और चूंकि मैं चंद्रशेखर की बात से सहमत हूं, मैंने पंजाब को उतना नहीं कवर किया है जितना वो पंजाब में बैठ के कवर कर रही हैं। मैं बामुश्किल 2 साल रहा, लेकिन पंजाब को जितना मैंने महसूस किया, ये बात सही है कि कभी भी दलित कम्युनिटी, वहां की अनुसूचित जातियां एकबद्ध होकर, एकजुट होकर वोट नहीं देती। और ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं। और अनेक जातियां भारत की इस तरह से एकजुट 100% वोट नहीं देती। जैसे आप उत्तर भारत में कहते हैं MY कॉम्बिनेशन, लेकिन यादव और मुस्लिम भी 100% कहीं भी वोट नहीं देते, या 95-98% भी कहीं नहीं वोट देते। ठीक उसी तरह से पंजाब में भी SC कम्युनिटी डिवाइडेड रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये पहला मौका होगा पंजाब में जब दलित कम्युनिटी जब वोट करने जाएगी तो उसे दलित चीफ मिनिस्टर दिखाई देगा। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, जो पंजाब से जिसका निर्वासन तय कर चुका है किसान आंदोलन, उसकी कोई हैसियत नहीं है। और पिछली बार भी जो उसको विधायक जीते थे वो अकाली दल की कृपा से जीते थे। तो एक बात तो साफ हो गई कि भारतीय जनता पार्टी कहीं से प्लेयर नहीं है। आम आदमी पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी से मिलती जुलती पार्टी है काफी हद तक, क्योंकि दोनों का मिजाज एक जैसा है, दोनों एक ही तरह के सोशल बैकग्राउंड और इकोनॉमी भी लगभग एक ही तरह की वकालत करते हैं। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी बीजेपी का एक चहबच्चा है या बी टीम टाइप है। अब वो कितना एसर्ट करेगी, कितना अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि पंजाब में उसमें भी बहुत गुटबंदी है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी अमरिंदर सिंह जी की अगुवाई में मुख्यमंत्री के तौर पे जब ऐसा लगता था कि बहुत डिफिकल्ट है उसको चुनाव में सामना करना विपक्षियों का, जो कि विपक्षी ऑलरेडी बहुत रिजेक्टेड थे पहले के, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी कम से कम चुनाव में एक मुकाबले की स्थिति में आ गई है, एक स्ट्रांग पोजीशन में आ गई है। वो जीते हारे ये तो मैं नहीं जानता, मैं भविष्यवाणी करने में यकीन भी नहीं करता। जी ठीक है। रविकांत जी, कल जब हमारी बातचीत हो रही थी तब आपने ये कहा था कि दरअसल एक दलित नैरेटिव इस देश के अंदर शुरू हो सकता है, जो पिछले कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से गायब हो चुका था। हिंदुत्व का नैरेटिव चल रहा था, ओबीसी का नैरेटिव चल रहा था, लेकिन दलित नैरेटिव गायब था उस पूरे खेल से। अभी चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाने के साथ साथ खबर यह भी आ रही है कि 2 अक्टूबर को गुजरात के दलित नेता जिग्नेश मेवाड़ी भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। और जिग्नेश मेवाड़ी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उन्होंने अपनी ताकत दिखाई है और अपने बल पर चुनाव जीता है। अगर उनको कांग्रेस पार्टी का सहारा मिलता है तो ये जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर जिग्नेश मेवाड़ी आ जाते हैं और चरणजीत सिंह चन्नी को अगर सामने रख के अगर पॉलिटिक्स करते हैं, तो क्या कांग्रेस का जो खोया दलित आधार था वो वापस आ सकता है या नहीं आ सकता? रविकांत जी बोलिए आप। जी थोड़ा सा आप अच्छा, मैं आपका सवाल समझ गया, थोड़ा सा मिस हो गया। लेकिन जो 2 आपने नाम लिए, जिग्नेश मेवाड़ी का और चरणजीत सिंह चन्नी का, मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसको 2 नजरिए से देखा जाना चाहिए।
पहली बात तो चन्नी के नाम पर जो सहमति हुई है, मुझे लगता है उसकी पहल राहुल गांधी ने की, और जिग्नेश मेवाड़ी को भी राहुल गांधी का ही एक तरह से जोड़ीदार साथीदार कहा जाता है। और राहुल गांधी जिस तरीके से एक लंबे समय से आरएसएस के हिंदुत्व पर प्रहार करते आए हैं, बहुत एग्रेसिव तरीके से, तो जिग्नेश मेवाड़ी उस जमीन से है, गुजरात की जमीन से है, नरेंद्र मोदी के उस पूरी आइडियोलॉजी को उन्होंने चैलेंज किया है। ऊना की घटना आपको याद होगी बखूबी, जहां दलितों को पीटा गया मरी हुई गाय के खाल खींचने के जुर्म में, और उसके बाद जिग्नेश मेवाड़ी ने पूरा एक आंदोलन किया था, पूरी एक यात्रा निकली थी दलितों के स्वाभिमान, दलितों की चेतना को लेकर के, और उसमें उन्होंने नारा दिया था कि इस गाय की पूंछ आप अपने पास रखिए, हमारे अपने अधिकार हमें चाहिए, माने दलितों के अधिकार चाहिए। उसके बाद वो चुनाव भी जीते और आगे चल करके वो एक दलित आइकॉन के रूप में, एक यंग लीडर के रूप में उभर करके सामने आते हैं। ये जो कांग्रेस ने कार्ड खेला है पंजाब में, मैं इसे दो और नजरिए से देखता हूं। पहली बात तो ये है कि कांग्रेस ने एक लंबे समय के बाद, चूंकि जब हम ये आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस ने पहले ये नहीं किया, मुझे लगता है कि थोड़ा सा कांग्रेस को छूट देनी चाहिए और इस बात पर भी विचार किया जाना चाहिए कि 80 के दशक तक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं थी। और दूसरा ये कि कांग्रेस पर निश्चित रूप से उन प्रभु वर्ग के उन सामंती स्वभाव के नेताओं का प्रभाव था। तो ऑब्वियस है कि जो दलित और पिछड़े नेता हैं उनको मुख्यमंत्री बनाने का सवाल नहीं पैदा हो रहा था। लेकिन 80 और 90 के दशक में जब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स शुरू हुई, तब ये मुद्दे ज्यादा केंद्रीय होते चले गए, और उसके बाद हम लोगों ने देखा उसी के समानांतर जब कांशीराम साहब का मूवमेंट चल रहा था, तो वो पूरी बहुजन की राजनीति, माने पिछड़ों की राजनीति और दलितों की राजनीति सीधे हमारे सामने आती है, और उसका परिणाम बिहार में हमने देखा परिवर्तन के रूप में, और उत्तर प्रदेश में खास करके देखा। चन्नी को मुख्यमंत्री बना करके कांग्रेस ने एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी को सीधे चुनौती दे दी है। अब तक के इतिहास में भाजपा ने किसी दलित को मुख्यमंत्री नहीं बनाया है। आज की तारीख में भी उनके पास प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 17 प्रांत हैं, लेकिन कहीं कोई भी मुख्यमंत्री दलित नहीं है। ये एक बड़ा आरोप आप साबित कर सकते हैं कि बीजेपी ने दलितों का इस्तेमाल तो किया, और कैसे इस्तेमाल किया। गोधरा दंगों में एक तस्वीर आपको याद होगी, एक बहुत उग्र हिंदुत्व का चेहरे के रूप में जो एक जाटव समुदाय का नौजवान था, जो हाथ में तलवार लेकर के और भगवा पट्टी बांधे हुए, जिसकी तस्वीरें आई थी अखबारों में, वो नौजवान अगले 20 साल तक, 2 दशक तक सिर्फ जूते ही गांठता रहा, उसको कुछ नहीं मिला। और जो दंगों में जिनको लाभान्वित हुए, वो गांधीनगर से लेकर के और दिल्ली तक पहुंचे। और भला हो सीपीआई का, कम्युनिस्ट पार्टी का, जिन्होंने उस व्यक्ति के लिए बाद में शोरूम खुलाया जूतों का। तो ये दलितों की स्थिति है। दलितों को बीजेपी और आरएसएस में उनका सिर्फ इस्तेमाल हो सकता है। राम मंदिर के आंदोलन में बखूबी उनका इस्तेमाल हुआ, उनका खून बहा, उनके भावनाओं का शोषण किया गया। और लेकिन रोजगार में अभी लेटरल एंट्री हो रही है, सब दलितों के लिए कहाँ है? आरक्षण को लगातार डाइल्यूट किया जा रहा है। दलितों का कहाँ अधिकार है? उत्तर प्रदेश से लेकर के गुजरात तक, कर्नाटक तक दलितों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं के बलात्कार हो रहे हैं, उनके बाद हत्या कर दी जाती है, उसके बाद कोई न्याय नहीं है। तो इस तरह से बीजेपी सरकार तो मुझे नहीं लगता कि दलितों के प्रति संवेदनशील रही है, या वो हो सकती है। तो कांग्रेस ने ऐसे समय पर ये कार्ड खेल करके बीजेपी के सामने बड़ी मुश्किल पैदा करती है, और ये पंजाब में भी उसको फायदा पहुंचाएगा। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस कोई गलती नहीं, रावत का जो ट्वीट है या किसी और का है मैं नहीं कह सकता, मुझे लगता है कि बाद में शायद उन्होंने सफाई भी दी है। अगर कांग्रेस समझदारी दिखाती है तो इस नैरेटिव को खड़ा करके वो सिर्फ 2022 में पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि 2024 के लिए दलितों के वोट बैंक को अपने साथ जोड़ करके एक बड़ा रास्ता तैयार कर सकते हैं। तो ये जो बना करके ये जो कदम उठाया है, मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए, उसके पुनर्जीवन के लिए एक बड़ा कदम हो सकता है। लेकिन समझदारी आगे दिखानी होगी। अगर कहीं 22 में आप ड्रॉप करते हैं चन्नी को, तो फिर आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। विकांत जी, आप बीजेपी को लेकर क्रिटिकल हैं, लेकिन बीजेपी ने तो एक देश का राष्ट्रपति दलित दिया है। जी बिल्कुल। और वो राष्ट्रपति महामहिम जी वो क्यों बनाया है ये हम सब लोग जानते हैं, और उत्तर प्रदेश में आज भी उनको घुमाया जा रहा है। मतलब इतना अपमान तो राष्ट्रपति का पहले कभी नहीं हुआ था।
मैं ये पूछना चाहता हूं कि माननीय राष्ट्रपति जी ने दलित मुद्दे पर कभी कोई सवाल उठाया? हाथरस में इतनी बड़ी घटना हुई और पूरे भारत में इतनी घटनाएं हो रही हैं, पूरा आरक्षण को डाइल्यूट किया जा रहा है, संविधान को सरेआम दिल्ली में जलाया गया, उसके बाद बाबा साहब की मूर्तियों को कई जगह तोड़ा गया। राष्ट्रपति महोदय ने कभी कोई एक शब्द भी अगर बोला हो तो मैं समझता हूं कि वो दलित होंगे, अदरवाइज उन्हें रबर स्टैंप की तरह इस्तेमाल कर रही है भारतीय जनता पार्टी ने। उन्हें केवल दिखाया कि साहब हमने देखिए एक दलित को राष्ट्रपति के रूप में प्रत्याशी बनाया है, चुनाव जिताया, उसके बाद गुजरात से लेकर के उत्तर प्रदेश तक उनका इस्तेमाल किया गया। तो वो केवल इस्तेमाल करने के लिए हो। मैंने कहा कि राम मंदिर के आंदोलन में भी किया, दंगों में भी किया, और दंगों में तो बखूबी होता है। ठीक है। अशोक वानखेड़े जी, यह आरोप सिर्फ हम बीजेपी पे क्यों लगाते हैं? जो कांग्रेस पार्टी ने जितने राष्ट्रपति बनाए उनमें से ज्यादातर तो रबर स्टैंप ही थे। अगर आप के.आर. नारायणन को छोड़ दे तो के.आर. नारायणन या शंकर दयाल शर्मा जैसे राष्ट्रपति तो बिरले हैं इस देश के अंदर, या राजेंद्र प्रसाद को भी मैं जोड़ूंगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी जोड़ूंगा। लेकिन इमरजेंसी इस जमाने में रात को ही लग जाती है और फखरुद्दीन अली अहमद साहब उसको साइन कर देते हैं। तो सिर्फ रामनाथ कोविंद पर यह आरोप क्यों लगाते हैं? दूसरा सवाल मुझे इस बात को लेकर यह है कि क्या वाकई में यह उतना बड़ा कदम साबित होगा जितना बड़ा कदम रविकांत जी कह रहे हैं? अगर कांग्रेस पार्टी समझदारी के साथ आगे बढ़े, जिग्नेश मेवाड़ी को आगे लाकर और चन्नी को आगे लाकर अगर राजनीति करे तो? आपने दो बातें कही। आपने सबसे पहले बात की कि कांग्रेस पार्टी समझदारी से काम करे। कांग्रेस पार्टी समझदारी से काम यदि करती तो कभी केंद्र से बाहर ही नहीं जाती। कांग्रेस की मूर्खता ही है जो कांग्रेस को बार बार सत्ता से दूर रखती है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं। सुशील कुमार शिंदे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया, पहला दलित मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का। उनके नेतृत्व में चुनाव हो गए, कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता। उसके बाद विलासराव देशमुख को मुख्यमंत्री बनाया गया और ये दलित नेता नीचे मुंडी करके वापस चले आए। तब किसी ने ये भी पूछने की हिम्मत नहीं की कि भाई जिसके नाम पे आपने चुनाव लड़ा कम से कम उसको तो फिर से एक चांस देना चाहिए। आज वो ट्वीट को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। बाद में भले ही लिपापोती करी, उसने क्लियर कट कह दिया था कि आने वाले चुनाव में हमारा फेस जो है वो सिद्धू रहेगा। यदि सिद्धू ही फेस है तो ये कांटों का ताज जो है 3 महीने के 6 महीने के लिए आपको दलित ही मिला बलि देने के लिए। जैसा कि अभी रविकांत जी ने कहा कि जब आपको तलवार लेके सामने किसी को हत्या करवानी होती तो दलितों की उस्काया जाता है। राम मंदिर में जितने लोग गोली से मरे उनमें से कितने लोग सवर्ण मरे हैं? जरा इनकी भी लिस्ट निकलवाइए। तो शहादत के लिए दलित चाहिए। मैं दो बातें बड़ा क्लियर कट कहता हूं। मैं कांग्रेस को कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं। कांग्रेस ने जितनी गंदगी की उसी गंदगी को निपटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी। पार्टी विद द डिफरेंस, हम अलग हैं उनसे। लेकिन जब आप सत्ता में आए तो आप उनसे भी घनघोर गलत साबित हुए, उनसे भी ज्यादा अत्याचारी साबित हो गए, उससे भी ज्यादा सूडो सेक्युलर साबित हो गए, उससे भी ज्यादा तानाशाह साबित हुए। इंदिरा गांधी से भी ज्यादा। आप कहते हो कि इमरजेंसी का रोना सब रोते हैं। आज की डेट में क्या है? क्या आदमी कोई खुल के बोल सकता है? सिर्फ एक आदमी, आज एक आदमी को जाने से मना कर दिया, किरीट सोमैया को, तो उसने कहा कि पूरे देश के आजाद होने से लेकर आज तक लोकतंत्र इतना लज्जित नहीं हुआ जितना मुझे कोल्हापुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोका गया। क्या वो भूल गए उस अमिताभ को जिन्होंने कहा था कि मैं गोरखपुर से चुनाव लड़ूंगा और जब घर से निकले तो उनको घर पे रोक दिया गया, ये बोल के कि गोरखपुर में आपके जान को खतरा है? क्या जो पत्रकार ये बोलता है कि आज नमक और रोटी खिलाई जाती है बच्चों को तो वो अरेस्ट किया जाता है? बिहार में एक आरटीआई एक्टिविस्ट जब इनके हाथ नहीं चढ़ता तो उसके बेटे के पॉकेट में 2 गोलियां की कारतूस मिले करके वो 8 महीने तक वो बच्चा, छोटा नाबालिग बच्चा, बड़े को जेल में रहता है। ये सब हमांग में नंगे है। और जो आदमी, जो पार्टी ये कहती है कि कांग्रेस के कुशासन से हम मुक्ति दिलवाने आए, यदि वो उससे ज्यादा कुशासन करती है तो मुझे लगता है वो उससे ज्यादा दोषी है, वो ज्यादा विश्वासघाती है जिसने लोगों का मजाक उड़ाया। फिर तो कांग्रेस ही अच्छी। कांग्रेस ने कम से कम नहीं रिपीट किया तो दिया तो है मुख्यमंत्री। आप देखिए आपने तो अध्यक्ष भी एक बनाया, उसको 1 साल में हटा दिया, उसका पुनर्वसन भी नहीं कर पाए। क्या बाकी कांग्रेस को फायदा होगा? लोग नहीं है? अशोक क्या कांग्रेस को फायदा होगा? असल सवाल इस बात को लेकर ये। देखिए, पॉलिटिकल परसेप्शन यदि देखा जाए, ये परसेप्शन की पॉलिटिक्स है आशुतोष। कौन सा केजरीवाल ने क्या कर लिया दिल्ली में, लेकिन लगातार जीतते आ रहे, परसेप्शन देना होता है। परसेप्शन देते वो नरेंद्र मोदी के, मैं बोल रहा हूं, एकलव्य है। नरेंद्र मोदी जितना झूठ बोलते हैं उससे ज्यादा झूठ वो बोलते हैं।
लेकिन उन्होंने बता दिया कि भाई मैंने एजुकेशन और हेल्थ और बहुत इतना बढ़िया काम किया कि बस दिल्ली वाले मेरे सिवा कोई नहीं। सवाल है कि बीजेपी का जो 32% वोट है वो कभी केजरीवाल तोड़ नहीं पाए। केजरीवाल पूरा का पूरा दिल्ली में जो है कांग्रेस को हाईजैक कर गया, इसलिए सत्ता में है। कोई उनके पास एक्स्ट्रा वोट नहीं आया। ये कांग्रेस की मूर्खता है कि जो केजरीवाल दिल्ली में है। वैसे ही वहां पे उन्होंने, जैसा कि जो मैडम कवर कर रही है पंजाब, वो खुद कहती है कि दलित वोट बटा हुआ है। क्या सारे यादव मुलायम सिंह के साथ है? नहीं है। एक परसेप्शन बनता है, तो उन्होंने एक परसेप्शन बनाया दलितों का। जैसा हमने कहा कि मेवानी में उधर से भी आएंगे, पंजाब से भी, वो उत्तर प्रदेश में भी दलित को मुख्यमंत्री घोषित करे तो उनको क्या जाता है? उनको मालूम है ये उत्तर प्रदेश में 3 में ना 13 में आपके बहुत ज्यादा जोर लगा है तो 60 से ज्यादा सीटें नहीं आएगी। समाजवादी पार्टी 50 से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। ऐसे में आप घोषित कर दीजिए दलित मुख्यमंत्री कर देंगे। तो आप एक परसेप्शन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा सवाल बार बार है, जिस दलित को आप मुख्यमंत्री बनाते हैं क्या उसको एम्पावर करते हैं? ठीक है। क्या जो दलित का मुख्यमंत्री आज पंजाब में बोला है, क्या वो अपने डिसीजन खुद लेने के लिए तैयार है कि उसको डिसीजन वहीं जाकर और उन सबको मिलकर लेना पड़ेगा? बार बार राजा के दरबार में जाके मत्था टेकना पड़ेगा कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो आका, तुम बताओ तो हम ये काम करें? क्या वो जो राजा ने गलत काम किए क्या वो सही कर सकता है? क्या इस 6 महीने में राजा के किए हुए सारे डिसीजन उलट कर सकता है? तो हम मारेंगे दलित इंपावर्ड है। मैं बार बार कह रहा हूं, एक दलित को राष्ट्रपति बनाने से कुछ नहीं होता। यदि वो राष्ट्रपति एक कोविड के लिए बेड नहीं अवेलेबल करवा सकता है तो इस देश का राष्ट्रपति से ज्यादा मैंने असहाय कोई नहीं देखा। और जिस देश का राष्ट्रपति असहाय हो फिर वो पॉलिटिकल पार्टी क्या बात करेगी जिसने उसका एम्पावर किया? ये सब मजाक है। अशोक, हकीकत यह कि इस देश में राष्ट्रपति असहाय ही हुए हैं। उनको उनकी जो गणना संविधान में की गई है वो एक टिटुलर हेड की गई। अरे इतना तो, अरे आशुतोष भाई, इतने तो राष्ट्रपति हुए हैं कि किसी पत्रकार को साहित्य के कोटे में सब वो भारत क्या पद्मश्री दिलवाएं। अब अगर आप उसको ऐसे तो इतने तो हो गए हैं। दादा भी तो थे, दादा इसके पहले दादा थे। दादा क्या वर्तमान राष्ट्रपति थे उतने असहाय नहीं थे जितने हैं। ठीक है अशोक, बट दादा भी तो डॉटेड लाइन पे ही साइन करके गए। खैर चंद्रसूता जी, जो सवाल खड़ा हो रहा कि चंद्रजीत चन्नी इंडिपेंडेंट फैसले ले सकते या नहीं ले सकते, आपको क्या लगता है? ये वही चंद्रजीत चन्नी है जिन्होंने कैप्टन अमरिंदर जिनको आगे बढ़ाया और उन्हीं कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ उन्होंने बगावत की, और वो लोग उन 4 मंत्रियों में से थे जो देहरादून गए और उन्होंने हरीश रावत से मुलाकात की। तो क्या वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हैं? क्या वो सिद्धू के प्रभाव में रहेंगे? क्या उनको बार बार अमरिंदर सिंह के पास जाना पड़ेगा? या वो आने वाले समय में बिल्कुल एक नए तेवर वाले दलित मुख्यमंत्री साबित हो सकते हैं? देखिए, चरणजीत चन्नी को ये पता है कि मुझे सिर्फ एज स्टॉप गैप अरेंजमेंट मुख्यमंत्री बनाया गया है, और ये बिल्कुल साफ है, पूरे पंजाब को पता है कि चुनाव के बाद अगर कांग्रेस पार्टी जीत के आती है तो मुख्यमंत्री नवजोत सिद्धू को ही बनाया जाएगा, क्योंकि वही चेहरा है चुनाव के और हर एक काम उन्हीं की मर्जी से अभी एजेंडा चलने वाला है। ये बिल्कुल साफ हो गया है। और चरणजीत चन्नी, जैसे अशोक जी ने कहा कि अगर वो एम्पावर नहीं किया गया उनको, जैसे कांग्रेस पार्टी अगर उनको पावर देती है कि आप अपने इंडिपेंडेंटली फैसले लीजिए, दलितों के लिए जो आप करना चाहते हैं वो कीजिए, वो मुझे नहीं लगता कि वो नवजोत सिद्धू की मर्जी के बगैर कुछ भी कर पाएंगे। तो इन अ वे बैक सीट ड्राइविंग जिसको कहते हैं सरकार की, वो नवजोत सिद्धू ही करेंगे। ये तो बिल्कुल साफ है। और ये भी पूरे पंजाब को पता है कि दलित मुख्यमंत्री जरूर बनाया है पंजाब में, पहली बार मतलब बहुत बड़ा ये हुआ है कांग्रेस पार्टी के लिए। लेकिन ये सबको पता है कि चुनाव के बाद दलित मुख्यमंत्री नहीं आएंगे अगर कांग्रेस पार्टी जीती। तो इसी से क्वाइट क्लियर है। उर्मिला जी, एक पक्ष ये भी है कि मुख्यमंत्री बनाना तो शायद आसान था, लेकिन अगर मान लीजिए कांग्रेस पार्टी जीत कर आती है तो क्या चन्नी को हटाना मुश्किल हो पाएगा और उनकी जगह नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री बनाना आसान होगा? क्योंकि तब उनको 32% जो दलित वोटर हैं उनका ख्याल नहीं होगा, वो भी तो नाराज होगा, उसको भी तो लगेगा हमारे साथ धोखा कर दिया गया। आशुतोष, राजनीति में भविष्यवाणियां बहुत नाजुक और खतरनाक होती हैं। मैं नहीं मानता, मैं बिल्कुल नहीं मानता। मैं इतनी सारी भविष्यवाणियां देख चुका हूं और उसमें बहुत कुछ गलत भी हुई
और कुछ सही भी हुई, ज्यादातर गलत हुई। तो राजनीति को लेकर ऐसी भविष्यवाणी मैं नहीं कर सकता। मेरा ये मानना है कि अगर चुनाव होता है, कल्पना कीजिए कांग्रेस को बहुमत मिल जाता है, बहुत संभव है कि चन्नी ही मुख्यमंत्री बने, बहुत संभव है, क्योंकि 32% जो आप कह रहे हैं, लोग बताते हैं कि अगर सेंसस का आंकड़ा नया आ गया, और तब की बात पता नहीं, अब तो 2022 की जनगणना कब होगी, 21 की, लेकिन अभी जो जनसंख्या वहां बताई जाती है दलित लोगों की, वो करीब करीब समझ लीजिए कि 34-35 के आसपास है, और जटसिक जो है 25 के आसपास है। तो ऐसी स्थिति में एक तो जैसा मैंने पहले कहा, उसको रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है, कि चूंकि पहली दफा दलित एक मुख्यमंत्री पंजाब में बना है, और पंजाब के दलित समाज के लिए जरूर ये एक बड़ी बात है। मैं नहीं जानता कि वो दलित एजेंडे को कितना एग्जीक्यूट कर पाएंगे इन 4 महीनों में। इस देश में दलितों के लिए सबसे, और इवन उत्पीड़ित समाजों के लिए सबसे अधिक किस एक मुख्यमंत्री ने काम किया पूरे भारत में, वो दलित नहीं था। सबसे अधिक काम करने वाला जो मुख्यमंत्री है, वो अगर देखा जाए, ईएमएस नंबूदिरीपाद थे केरल में, जिसने लैंड रिफॉर्म्स किया, एजुकेशनल रिफॉर्म किया। और दूसरा जो मुख्यमंत्री है वो देवराज अरस है कर्नाटक में, जिसने की लैंड रिफॉर्म्स करके पूरे कर्नाटका में दलित और पीड़ित समाज, खासकर ओबीसी का जो निचला तबका है, उसको इंपावर किया, रेडिकली चेंज कर दिया पूरे के पूरे समाज को। तो इसलिए ये देखना होगा कि जिनको आपने कांग्रेस पार्टी ने बनाया है, क्या वो दलित और ओबीसी या उत्पीड़ित समाजों के वाकई आर्थिक मामलों को, राजनीतिक सामाजिक मामलों को और वो एड्रेस कर पाएंगे। इसको लेकर मैं चंद्रसुत्ता की बात से जरूर सहमत हूं कि वहां पर कॉन्स्टेंट्स रहेंगे उनके सामने, क्योंकि पार्टी में जो डोमिनेंस रहा है वर्षों से, वो जटसिक कम्युनिटी का रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमें इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि ये डायनेमिक्स चेंज भी होती रहती हैं। और आज की तारीख में उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत में दलित कम्युनिटी की सबसे बड़ी जो नेता, दलित समाज की सबसे बड़ी नेता जो मायावती जी हैं, उनके स्टेटस में, उनकी हैसियत में, राजनीतिक हैसियत में इतना बड़ा फर्क आया है कि एक जमाने में उनका नाम प्रधानमंत्री पद के लिए लिया जाता था, आज की तारीख में उनका नाम न तो मुख्यमंत्री के रूप में लिया जा रहा है, न प्रधानमंत्री के रूप में लिया जा रहा है। उनको एक तबका बहुत बड़ा है उन्हीं की पार्टी में, जो अब छिटक कर बाहर आ गए हैं दलित समाज के लोग। कहते हैं कि बीजेपी के साथ उनका कोई न कोई एक अघोषित सा या अनडिफाइंड किस्म का एक अजीब तरह का राजनीतिक संबंध, एक रिश्ता बन गया है, और बीजेपी उनको डिक्टेट कर रही है। जैसे एक जमाने में उनको, इनके बारे में कहा जाता था, मुलायम सिंह यादव के बारे में भी, कि उनको भी 2017 के चुनाव में बीजेपी ने काफी हद तक डिक्टेट किया या मोबिलाइज किया, या तरीके से एक तरीके से एक माहौल ऐसा बनाया जिससे उसको यूपी में फायदा हो जाए। तो मेरा यह कहना है कि आज की तारीख में कांग्रेस के लिए और कांग्रेस के साथ जुड़े दलित नेताओं के लिए भी एक बड़ी बात है कि क्या वो मायावती जी के दलित वोट बैंक जो उत्तर प्रदेश में बिखर रहा है, जिसमें वो बेहद कमजोर हो रही है, क्या कांग्रेस पार्टी में, चूंकि राहुल गांधी एकेडमिशियन टाइप लीडर हैं, ये जमीनी स्तर के नेता नहीं है, ये तो मैं बिल्कुल मानता हूं, लेकिन एकेडमिक आदमी कई बार अच्छी बातें भी कर लेता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ये राहुल गांधी अपने एकेडमिक एडवाइजर्स के जरिए, जो जमीन से कटे एडवाइजर हैं ज्यादातर राहुल गांधी के भी, तो ये अगर कोई अच्छा काम कर ले, लिखे पढ़े लोग, पढ़े लिखे लोग, और कहें कि भाई इस बार तो उत्तर प्रदेश में भी दलित कार्ड खेलो और बताओ कि हमें वो काम करना है जो एक जमाने में केरल के वामपंथी करते थे, या कर्नाटक में क्रांतिरंगा पार्टी बनाए हुए पूर्व कांग्रेसी करते थे देवराज अरस। तो ये एक चैलेंज है, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास मत भूलिए कि वो पार्टी है जिसने भारत की संसद में मंडल का विरोध किया था। मंडल का विरोध करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है, जिसने 2 घंटे भाषण दे देकर, पानी पी पी कर मंडल का विरोध किया था। तो सामाजिक न्याय से, दलित इंपावरमेंट से एक डिटैचमेंट, आप जगजीवन राम को देख लीजिए, किसने दुखी किया कांग्रेस पार्टी ने के अलावा जगजीवन राम को। तो मेरा यह कहना है कि कांग्रेस के लिए अपने पुराने पापों को धोने का एक मौका भी है। क्या वो पुराने पाप धोएगी, या वो मायावती जी का जो दलित वोट बैंक जो टूट रहा है, बिखर रहा है, उसे बीजेपी की गोद में जाने देगी? क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अलावा और कोई नहीं है जो मायावती के टूटे हुए दलित आधार को अपने साथ ले ले। कोई वामपंथी दल नहीं है
कोई और समाजवादी नहीं है, तो दलित वोट अगर कहीं जा सकता है तो कांग्रेस में, लेकिन कांग्रेस में अगर नहीं गया तो निस्संदेह भी है, क्योंकि बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग के मामले में एक ऐसी पार्टी है आशुतोष जिसका कोई जवाब नहीं है। मैं मानता हूं आप लाख कह लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी कम्युनल है और सेमी फासिस्ट है, ये है वो है, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग में उस पार्टी का कोई जवाब नहीं है, और आज भी वो दलित और ओबीसी को मोबिलाइज करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। तो कांग्रेस के लिए चैलेंज है, दिस इज माय लास्ट सेंटेंस, कि क्या वो चन्नी का एक्सपेरिमेंट पंजाब से बाहर भी एक्सपेंड करेंगे, ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है। उर्मिला जी, मैं एक मिनट आपके एक शब्द पे मैं बड़ा ऑफेंस लेता हूं। आपने कहा पढ़े लिखे लोग भी कभी कभी अच्छा काम कर देते हैं। भाई इसको राजनीति से पढ़े लिखे हम सारे लोग बेकार हुए हैं, जो बैठे हुए लोग हैं, हम लोग अच्छा काम कर ही नहीं रहे। आशुतोष, राजनीति के पढ़े लिखे लोगों के बारे में मैंने कहा। अशोक नहीं, बिल्कुल सर ने बहुत बढ़िया कहा, लेकिन सर ने ही अपने ही संबोधन में ये भी कह दिया कि कांग्रेस कैसा गलत काम करते आ रही है। उसके साथ दूसरी बात है, कांग्रेस ने इतने सारे पुराने पाप किए हैं कि ये पाप धो नहीं रही है, पुराने पाप पे फिर ये ब्याज दे रहे हैं हर जगह। कांग्रेस ने जगन्नाथ पहाड़िया को रिपीट किया, नहीं किया। कांग्रेस ने सुशील कुमार शिंदे को जीतने के बाद रिपीट किया, नहीं किया। तो क्या कांग्रेस इसको रिपीट करेगी? नहीं करेगी। कांग्रेस को ये मजबूरी थी। दूसरी बात है कि वोटर वोट देते हैं, उनका रोल खत्म। उसके बाद नंबर गेम का खेल, यही राजा है। इन्होंने टिकट बांटे, 80 लोगों में से सारे लोग इनके, 80 लोगों में से मंत्री इन्होंने पिकअप किए, और राजा के खिलाफ 78 लोग खड़े हो गए। सत्ता का मक्खन जब खाना होता है तो कोई नहीं देखता कि 5 साल के लिए हमको चुना किसने है। ठीक है, वोटर के प्रति कौन सी पार्टी कब जवाबदेही रही है जो ये मुख्यमंत्री रहेंगे और कांग्रेस रहेगी। ठीक है अशोक, आप तो उसी दिन भूल जाते जिस दिन नंबर आपके पास आ जाता है। उसके बाद आप फ्री फॉर ऑल 5 साल देखेंगे, उसके बाद फिर मूर्ख बनाएंगे लोगों को। जो बात चंद्रसुता जी ने कही थी, उससे एक इंप्रेशन ये जाता है कि चरणजीत सिंह चन्नी को पीछे से कंट्रोल करेंगे, या हो सकता है ये एक स्ट्रेटजी का हिस्सा भी नवजोत सिंह सिद्धू को, भाई अभी इनको बनने दो, किससे हमको वोटर, हमको चुनाव में फायदा होगा, उसके बाद हम देख लेंगे। इतिहास में 2 उदाहरण है, दोनों बिल्कुल अलग उदाहरण है, और मैं नहीं चाहूंगा कि हमारी जो बातचीत उसको लिटरली लिया जाए। एक उदाहरण है मिसेज इंदिरा गांधी का। मिसेज इंदिरा गांधी को जब बनाया गया था तब यही था कि हम इनको कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि तो गूंगी गुड़िया है, और मिसेज इंदिरा गांधी ने उसके बाद क्या क्या सबको मालूम है। लेकिन अगर आप 50 और पहले अगर इतिहास में जाएं तो बहुत अद्भुत किस्सा है। अद्भुत किस्सा ये कि जर्मनी के अंदर जब हिटलर को बनाने की बात हुई थी तो उनके चांसलर वान पैपन ने कहा था, अरे इसको बना दीजिए, इसको तो हम कंट्रोल कर लेंगे। और जो प्रेसिडियम बनी थी, उस प्रेसिडियम में हिटलर के 3 लोग थे, 8-3 का बहुमत पैपन के पक्ष में था। दुनिया उसके बाद बताने की जरूरत नहीं कि उसके बाद क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को। मेरा कहना यह है कि क्या इतिहास अपने आप को दोहराए, ये जरूरी है, या फिर जो लोग आज ये कह रहे हैं कि 4 महीने के स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, हो सकता है राजनीति पूरी तरीके से बदल जाए और उनको हटाना संभव हो जाए। रविकांत जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी अगर कायदे से उस नैरेटिव पे काम करती है तो चन्नी को हटाने की तो बेवकूफी नहीं करेगी। और देखना अब ये होगा कि आज मुख्यमंत्री बनाने के बाद अगले कदम के रूप में चन्नी जी किस तरह से डिसीजन लेते हैं और दलित मुद्दों पर किस तरह से मुखर होते हैं। आज उन्होंने 2 बातें की हैं। पहली बात तो उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बिजली बिलों को माफ किया है, और उसमें बड़े किसानों के भी बिजली बिल हैं, और दूसरी तरफ जो छोटे किसान हैं, माने जो दलित जातियां हैं, जिनकी मुश्किल से 2 से 3% माना जाता है कि उनके पास जमीन है, तो उनको भी फायदा होगा। और दूसरी तरफ ये आम आदमी पार्टी के लिए भी मुश्किल होगी जहां वो बिजली के बिल माफ करने की बात करते हैं। दूसरा, उन्होंने किसानों के मुद्दे पर सीधे तौर पर यह कहा है कि अगर इस पर कोई बात आएगी तो मैं गला काट करके भी रख दूंगा। तो ये जो बयानबाजी है, और मुझे लगता है कि चन्नी साहब को थोड़ा सा ठीक ढंग से विश्लेषण करने की जरूरत है। वो एक पार्षद से निकल करके यहाँ तक उन्होंने यात्रा की है, विपक्ष के नेता रहे हैं। अमरिंदर सिंह साहब के साथ वो शायद 5 विभाग उनके पास थे, बहुत पढ़े लिखे हैं, इस समय पीएचडी कर रहे हैं, और लगातार उनके डिसीजन भी जब वो मंत्री रहे उस समय के डिसीजन को भी लोग कह रहे हैं कि अच्छे डिसीजन, जनहित में उन्होंने फैसले लिए। तो मुझे लगता है कि वो रबर स्टैंप की तरह, या जो समझा जा रहा है कि वो
कंट्रोल्ड होंगे, उस तरह से काम करेंगे, मुझे नहीं लगता है। हाँ, ये जरूर है कि वो राय मशवरा करके जरूर काम करेंगे। और ये दलितों के साथ है कि वो मुझे नहीं लगता कि कहीं उस तरह से विद्रोह करेंगे, क्योंकि उनमें एक स्वाभाविक सी उदारता या थोड़ा सा नम्रता मुझे दिखाई देती है उस पूरे समुदाय में, कि वो उस तरह से बिहेव नहीं कर सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण ये होगा कि कांग्रेस पार्टी क्या उन्हें उत्तराखंड में या उत्तर प्रदेश में उनके चेहरे का इस्तेमाल करेगी, कैंपेन करवाएगी। अगर वो इस तरह से के कदम उठाते हैं या दलितों के मुद्दे पर आगे करते हैं, अब जगदीश मेवाणी को भी लेकर के आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सीधे भारतीय जनता पार्टी को टारगेट कर रहे हैं, उनके हिंदुत्व, उनके आरएसएस, उनके जो एग्रेसिवनेस है उसको टारगेट कर रहे हैं। अब चन्नी जी कैसे उनके लिए काम करेंगे, पंजाब को संभालेंगे या पंजाब के बाहर भी वो तमाम मुद्दों पर मुखर होंगे, और 24 के लिए वो क्या रास्ता तैयार करेंगे। अगर 24 को ध्यान में रखेगी कांग्रेस पार्टी, तो निश्चित रूप से वो चन्नी साहब को ड्रॉप नहीं करेंगे, बल्कि कंटिन्यू करेंगे अगर वो चुनाव जीतते हैं, और उनका इस्तेमाल उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी करेंगे, जो मुझे फिलहाल जो लग रहा है। और हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी एक प्रयोग जगजीवन राम साहब की तरह से कर रही हो। जगजीवन राम साहब लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी के एक दलित बड़े लीडर के रूप में रहे, उनका बखूबी इस्तेमाल किया कांग्रेस पार्टी ने भी। और अब चन्नी साहब को, चूंकि वो उसी बिरादरी से आते हैं, और मैं कल भी इस बात को कह रहा था कि रविदासिया संप्रदाय से आते हैं, जाटव संप्रदाय से आते हैं, उत्तर प्रदेश में भी वो दलितों में 50% से ज्यादा है, उत्तराखंड में भी करीब 50% है, और वहां भी पंजाब में भी। तो अगर उस जाति को ही अगर हम देखें तो उसका बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। उत्तर प्रदेश में थोड़ी गुंजाइश अभी कम है मायावती के रहते, लेकिन मायावती के कमजोर होने और उनके आइडियोलॉजिकल बिल्कुल विपरीत दिशा में चले जाने, जहां मैं कह रहा था ना कि जय भीम की पार्टी अब वो जय श्री राम पर जाकर पहुंच गई है, जहां त्रिशूल उनके हाथ में है, वो जो वैक्यूम हो रहा है उत्तर प्रदेश में या उत्तर भारत की राजनीति में, जो दलित आइडेंटिटी, दलित डिस्कोर्स, दलित पॉलिटिक्स का जो वैक्यूम है, उसको कांग्रेस पार्टी भर सकती है। और हिंदुत्व को सीधे अगर आपको चुनौती देना है, तो मुझे लगता है कि दलित आइडेंटिटी से बड़ा कोई और सिंबल नहीं हो सकता है। ये कांग्रेस के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा अगर वो करती है। तो अब देखना ये होगा कि आगे वो चन्नी साहब का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे उनके प्रभाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है बहुत सारी चीजें भविष्य के गर्भ में। कोई ये भी बोल दे कि मुख्यमंत्री, दलित मुख्यमंत्री को यूपी में घुमाने से प्रियंका जी की आभा कम हो जाएगी, तो वो कैंसिल कर दे। जिस हिसाब से कांग्रेस पार्टी केंद्र में काम कर रही है, उस हिसाब से वो ये ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें कहीं करेंगे। चलिए, मेरा कहना बहुत साफ है कि अभी तो शुरुआत है। अब दरअसल कांग्रेस पार्टी को भी तय करना है और चरणजीत सिंह चन्नी को भी तय करना है कि आगे की राजनीति क्या होगी। अगर वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अगर होगा, अगर वो इस बात को समझ रहे होंगे कि किस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में उनका चुनाव हुआ है और उसके हिसाब से अगर अपने आप को स्थापित कर पाते हैं, तो निश्चित तौर पर इससे उनकी राजनीति को भी फायदा होगा और कांग्रेस की भी राजनीति को फायदा होगा। बट क्या ऐसा हो पाएगा? अभी फिलहाल इस वक्त जैसा उर्मिलेश जी कहते हैं, पत्रकारों को भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए, तो हम लोग भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आकलन कर रहे हैं। लेकिन उर्मिलेश जी, मुझे ये बात बड़ी अच्छी नहीं लगी जब आपने कहा कि पढ़े लिखे लोग जो हैं वो अच्छी बातें नहीं करते। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। नहीं, आप पे भी लागू होता है।